Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज हम करेंगे एक ज्योग्राफी का टेस्ट बिकॉज जब भी हम किसी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हम एक्चुअली एब्जॉर्व कर रहे होते हैं, हमारा इनपुट ज़्यादा होता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम अपने आप को असेस करें, राइट? पता लगे कि कौन सी यूनिट से हम क्वेश्चंस हैंडल कर पा रहे हैं, कौन सी यूनिट से क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो इसीलिए आज हम करने वाले हैं एक प्रैक्टिस टेस्ट सो दैट यू कैन एनालाइज योर सेल्फ, यू कैन असेस योर सेल्फ कि प्रेपरेशन बिल्कुल ठीक लाइन्स पर है या नहीं. सो वी मूव ऑन विद द क्लास. The first question reads, climate of a region depends upon the following. तो ये आपका वेदर एंड क्लाइमेट जो कि एक इंपॉर्टेंट यूनिट है ज्योग्राफी की, उसमें से क्वेश्चन है. आपके ऑप्शंस हैं टेरेन ऑफ द रीजन, ह्यूमिडिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. तो यू सी टेरेन ऑफ कोर्स कि क्या वो माउंटेनियस रीजन है, क्या वो एक डेजर्ट है, क्या वो एक प्लेटो रीजन है, वुड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ह्यूमिडिटी अगेन इज समथिंग, अगर ह्यूमिडिटी में वेरिएशंस होंगे तो वहाँ के क्लाइमेट में भी वेरिएशंस होंगे, और अगर क्लाइमेट डिफरेंट होता है ह्यूमिडिटी लेवल्स अलग अलग होते हैं अलग क्लाइमेट्स में, वी नो दैट, राइट? कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी. तो हम ये कहेंगे कि मुंबई शहर जो है कॉन्टिनेंटैलिटी बहुत कम है क्योंकि वो एक कोस्टल सिटी है. दिल्ली शहर जो कि बहुत दूर है कोस्ट लाइन से, वहाँ कॉन्टिनेंटैलिटी ज्यादा है. जहां भी ओशियन, कॉन्टिनेंटैलिटी जितनी कम होगी जो आपकी रेंज ऑफ टेम्परेचर है उतनी कम होती है. जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट के अंदर जाते हैं टेम्परेचर में वेरिएशंस बढ़ते जाते हैं, राइट? फोर्थ इज डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. जितना इक्वेटर से दूर होंगे, हमें पता है इक्वेटर जहाँ पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन आता है. इंसोलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और पोलर रीजन्स में सबसे कम होता है, राइट? तो ये चारों ही जो है फैक्टर्स वो एक रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे. तो दिस इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट एंड दीज आर करेक्ट टू. तो हम देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4. सो योर ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, which of the following explains the occurrence of day and night on earth? So see, हमारे जो पृथ्वी है इस पर दिन भी होता है रात भी होती है डेफिनेटली. तो इसका रीजन क्या है? इनमें से रोटेशन डेफिनेटली एक रीजन है जिसकी वजह से दिन और रात में बदलाव होता है. उसके बाद में हम देखते हैं रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन सी इट क्रिएट सर्टेन चेंजेस धरती पर, बिल्कुल उसकी वजह से बदलाव आते हैं, उसके हम जो है इम्पैक्ट हम महसूस करते हैं, मगर दिन और रात उससे नहीं होता. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, रोटेशन ठीक है मगर रेवोल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका कोई रोल नहीं होता, राइट? वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स कुछ नहीं है, अर्थ की एक्चुअली एक पोजीशन है स्प्रिंग सीजन में, जो पोजीशन होती है जहां पर डे और नाइट का ड्यूरेशन इक्वल होता है, मगर इसकी वजह से डे और नाइट होता है ये कहना सही नहीं होगा. इसलिए द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम अर्थ और उसका मूवमेंट और उससे होने वाले इम्पैक्ट्स. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट? सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वर्ड को मिस ना करें, बिकॉज कई बार जो है आपको ऐसे कैपिटल्स में बोल्ड में लिखा मिलेगा बट कई बार नहीं होता. तो जब भी लिखा हो नॉट करेक्ट तो ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम थोड़े से कंडीशन होते हैं कि सही स्टेटमेंट को देख के हमें टिक करना है, सही कौन सा है, सही कौन सा है, बट देर आर सर्टन क्वेश्चन जहां पर नॉट करेक्ट पूछा होता है. वर्नल इक्विनॉक्स कॉजेज सीजन्स ऑन दी अर्थ. तो अभी अभी हमने देखा कि वर्नल इक्विनॉक्स एक सीजन का एक से अर्थ का एक पोजीशन है जिसकी वजह से एक सर्टन सीजन होता है जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं, मगर इट डज नॉट कॉज सीजन्स. ये कहना कि इट कॉजेज सीजन्स इज रॉन्ग. तो पहला इज रॉन्ग. नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द मून अफेक्ट्स द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ऑन अर्थ. सी, दिन होता है तब हमें चांद नहीं दिखता, रात को हमें चांद दिखता है, तो डेफिनेटली वी सी मून इज कनेक्टेड टू द टॉपिक. मगर ये कहना कि मून के मूवमेंट की वजह से जो है डे और नाइट होता है ये कहना गलत है. और हमें क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है. तो दोनों ही इनकरेक्ट है, इसलिए हम चूज करेंगे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन सी विच सेज बोथ 1 एंड 2. अगर यहाँ पर करेक्ट पूछा होता तो हम डी चूज करते, बट हमें पूछा है नॉट करेक्ट, इसलिए हम करेंगे ऑप्शन सी को टिक. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 4 सेज which of the following statements is are again not correct? ठीक है, you will never not read this, okay? Laterite soils look yellow when dehydrated.
तो ये जो होते हैं एक्चुअली ये रेड एंड येलो सॉइल जो होता है हमारा, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि लेटराइट सॉइल का. सो लेटराइट सॉइल लुक्स येलो व्हेन डिहाइड्रेटेड. नो. कैश्यूज ग्रो बेस्ट इन द लेटराइट सॉइल. बिल्कुल करेक्ट. और हमें ढूंढना क्या है? नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट कौन सा है? वन ओनली. इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. टाइप्स ऑफ सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ज्योग्राफी में. अक्सर आप देखेंगे क्वेश्चंस आते हैं, सिविल सर्विसेज में हो, चाहे आपके डिफेंस सर्विसेज में हो, एफकेट, एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो, आप देखेंगे कि इसमें सॉइल रिलेटेड क्वेश्चन आता है. एंड इज अ टिपिकल बट नॉट अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. जनरली आप देखेंगे ब्लैक सॉइल पर ज्यादा फोकस होता है, मगर यहाँ लेटराइट सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आया है. लेटराइट सॉइल, द वर्ड लेटर मीन्स ब्रिक, क्योंकि ये सॉइल ब्रिक मेकिंग में यूज होता है, वहीं से इसका नाम आता है लेटराइट सॉइल. और इसमें कैशूज बहुत अच्छे तरीके से उगते हैं. हम देखते हैं कि लेटराइट सॉइल मालाबार रीजन जो अपना है, केरला का जो कोस्टल प्लेन है, उसमें लेटराइट सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है. यही कारण है कि वहाँ कैशूज भी बहुत ज्यादा उगते हैं. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 रीड्स, which of the following statements is are not correct. Again, see too many not correct questions. पहला है स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज कॉल्ड वर्नल इक्विनॉक्स. ये बिल्कुल सही बात है. दो इक्विनॉक्स होते हैं अर्थ पे, एक होता है आपका ऑटम में, दूसरा होता है आपका स्प्रिंग में. स्प्रिंग इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो ये तो करेक्ट हमारा स्टेटमेंट है. हमें हालांकि नॉट करेक्ट चाहिए. ऑटम इक्विनॉक्स इज कॉल्ड वर्नल इक्विनॉक्स. एक तो इनमें से गलत होगा ही होगा. जैसे आप पढ़ के बता सकते हो कि एक स्टेटमेंट तो गलत है. हमें पता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स नहीं कहते. तो हमें पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट है, तो टू ओनली हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विच सेज टू ओनली. दोनों ही टाइम में हालांकि स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स में ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की. अगर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड. यहाँ पर हमें करेक्ट जो मैच्ड है हमें वो बताने हैं. पीसी, समर सॉलिस्टिस 21 जून, ये बिल्कुल सही है. 21 जून को हम योग दिवस भी मनाते हैं, योगा डे भी मनाते हैं. इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन द 21st of June. एंड उसी दिन समर सॉलिस्टिस भी होता है. समर सॉलिस्टिस में जो है पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है. उसके बाद में आता है विंटर सॉलिस्टिस, बिल्कुल इसका ऑपोजिट सर्दियों में 21 दिसंबर. दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड. ये तो बिल्कुल 1 और 2 तो बिल्कुल ठीक है. तो 1 और 2 मतलब 2 बिल्कुल ठीक है, तो आप एक हो तो एलिमिनेट कर सकते हो, राइट. फिर उसके बाद में आता है वर्नल इक्विनॉक्स. वर्नल इक्विनॉक्स स्प्रिंग में आता है मार्च में, मगर ये जो तारीख है 25 तारीख, ये प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज ये आता है 21/22 के 20-21 को, तो 25 मार्च नहीं होगा. तो 3 बिल्कुल, जहाँ 3 है उसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो. ऑटम इक्विनॉक्स 22 सितंबर को आता है, बिल्कुल करेक्ट है. ज्यादा डेट्स इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में होती नहीं है. हिस्ट्री में हम देखते हैं डेट्स का इंपॉर्टेंस, बट देयर आर सर्टेन डेट्स which are geographically very important, so you should know these 4 important dates which mark the peak of that particular season. So we have 4 major seasons, summers, winters, springs and autumn, और इन सभी का जो है peak mark करती हैं ये 4 dates. So you should be aware of them. So बच गया कौन? तो हमें करेक्टली मैच देखना था 1, 2 and 4. हमारा ऑप्शन डी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 सेज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रेड सॉइल्स डेवलपिंग अ रेडिश कलर. नाउ अगेन यू सी टाइप्स ऑफ सॉइल से आपका क्वेश्चन आया है. दिस टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट रेड सॉइल. तो रेड सॉइल का रंग लाल क्यों होता है? ओवर ग्रेजिंग से इससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग से हाँ सॉइल इरोजन हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, मगर कुछ खासा ही सॉइल के कलर पे फर्क पड़ जाए ऐसा नहीं हो सकता. द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम मैग्नीशिया, ये भी अगेन डजंट मेक सेंस. बात करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन. तो ये हमें पता है कि आयरन जो है रेडिश, जो फेरम होता है रेडिश कलर देता है. इवन जो रस्ट का कलर होता है आप देखते हैं हल्का रेडिश होता है. तो आपका ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. अगर आपने सॉइल्स ऑफ इंडिया को बहुत एक बार हल्की रीडिंग भी दी है तो आप ये क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर सकते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एटलीस्ट टच अपॉन द मेन टॉपिक्स. आप पूरा तो स्किप ना करें इस टाइप का इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके,
we now move to the next question. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है द टेम्परेचर ऑफ थिरुवनंतपुरम विच इज द कैपिटल ऑफ केरला इज लोअर देन दैट ऑफ मुंबई विच इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. तो ये कह रहे हैं कि जो तापमान है तिरुवनंतपुरम में मई के महीने में तो जो है मुंबई से कम रहता है एंड हायर देन दैट ऑफ मुंबई, हायर रहता है मुंबई से जनवरी के महीने में. ऐसा क्यों? क्योंकि तिरुवनंतपुरम हैज अ कोल्ड करंट, मुंबई इज फेज्ड विद वार्म करंट. बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट. अगर आप थोड़ा भी कोल्ड करंट वार्म करंट वाला चैप्टर आपने ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स अ कंप्लीटली एब्सर्ड स्टेटमेंट. तिरुवनंतपुरम हैज हायर रेनफॉल इन समर, बिल्कुल सही बात है. एंड इट इज नियरर टू द इक्वेटर, बिल्कुल करेक्ट. तिरुवनंतपुरम इज ऑन द विंडवर्ड साइड एंड मुंबई इज ऑन द लीवर्ड साइड. नो, Thiruvananthapuram is vegetated while Mumbai is not, बिल्कुल भी नहीं. So of course our option, correct option is option number 2 which is option B. बात करते हैं 9th question की. Which of the following soil is having maximum water retention capacity? Again soil question. Water retention capacity क्या होती है? Water retention capacity होती है कि soil की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो एक पानी को जो है एक अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल सैंडी सॉइल में, डेजर्ट सॉइल में अगर आप पानी डालोगे, कितना भी पानी डालते जाइए पानी नीचे सीपन होता रहेगा, सीपेज ज्यादा होता है क्योंकि सॉइल होल्ड नहीं कर पाता है वाटर को. मगर आप अगर ब्लैक सॉइल में देखेंगे, थोड़ी भी बारिश आती है तो तुरंत आपको पानी दिखता है सॉइल पर, और वो पानी बहुत जल्दी सीपेज भी उसका नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसमें क्ले कॉन्टेंट बहुत ज्यादा होता है. क्ले का जो है ग्रेन साइज बहुत बारीक होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. मगर जो डेजर्ट सॉइल है, आपका सैंडी सॉइल है, उसमें क्या होता है कि ग्रेन साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो है आपका सॉइल होल्ड नहीं कर पाता है पानी को, क्योंकि दो ग्रेन्स के बीच में गैप इतना होता है कि पानी की सीपेज हो जाती है. क्ले सॉइल में सीपेज नहीं होती है. खैर देखते हैं. रेड सॉइल, रेगुर सॉइल, डेजर्ट सॉइल, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. रेगुर सॉइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक सॉइल, इसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की. ठीक है, तो बिल्कुल रेगुर सॉइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक सॉइल या फिर कॉटन सॉइल, ये इसके अलग अलग नाम है. और इसमें आपकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जाना ही इसके लिए जाता है, और इसमें कॉटन की पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, इसको कहते हैं रेगुर, ब्लैक या कॉटन सॉइल. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे. तो महाराष्ट्र के दो शहरों का कंपैरिजन हो रहा है. मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे. व्हाई? मुंबई इज ऑन द विंडवर्ड साइड, पुणे इज एट अ ग्रेटर एलिवेशन. मुंबई इज अ कोस्टल सिटी, पुणे हैज ग्रेटर वेजिटेशन. द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल इजी ऑप्शन ए. विंडवर्ड साइड क्या होती है? देखिए, एक टाइप का रेनफॉल होता है जिसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल. ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, एक माउंटेन है राइट, और इधर जो है आपके क्लाउड्स हैं जिनमें मॉइस्चर है. अब मॉइस्चर होने की वजह से दीज आर हेवी क्लाउड्स. ठीक है, और कंडेंसेशन हो रखा है, मतलब टेम्परेचर भी इनका बहुत कम है, तभी तो क्लाउड बना, तभी तो कंडेंसेशन हुआ इसका. तो अब इस क्लाउड के पास इतनी ऐसे क्योंकि इतना हैवी है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ऐसे जाए, तो ऊपर उठने का इसके पास ऑप्शन नहीं है. तो इसके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा कि यहीं पर जो है बारिश कर दे. एंड यही होता है, ये वाली जो साइड होती है जिस तरफ प्रेसिपिटेशन होता है, इसको जोन ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं या फिर विंडवर्ड साइड कहते हैं, क्योंकि विंड का डायरेक्शन जो है इसी तरफ होता है, इस तरफ से विंड आ रही है, इसलिए इसको विंडवर्ड साइड. ये जो दूसरी साइड है जहां कोई बारिश नहीं होती है, रेन शैडो रीजन होता है, इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड. ऑलराइट, तो जो है आपका मुंबई इस तरफ आता है, पुणे इसके लीवर्ड साइड में आता है. तो मुंबई इज ऑन द विंडवर्ड साइड एंड दिस इज व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, जब किसी रीजन के टेरेन की वजह से वहां पर बारिश होती है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 10 क्वेश्चन हमने कर लिए. इन टोटल जो है आज हम करने वाले हैं टोटल 50 क्वेश्चंस. सो उसमें से हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं. Which one of the
फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर? देखो, जहां रेनफॉल की बात है तो इंडिया में जो है रेनफॉल समर्स में भी आती है, जो साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं जिसको, और इंडिया में विंटर्स में भी बारिश आती है जिसको वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेट जो है विंटर में मैक्सिमम रेनफॉल होती है? पंजाब नहीं, केरला तो बिल्कुल भी नहीं, मानसून केरला में हालांकि विंटर्स में होती है बारिश मगर बहुत ज्यादा नहीं। मेघालय, मेघालय में तो होती ही रहती है। तमिलनाडु, चेन्नई इज तमिलनाडु विच इज द चेन्नई विच इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज फेमस फॉर विंटर रेनफॉल, जो है वहां पर विंटर्स में बहुत ज्यादा रेनफॉल आती है, जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसकी वजह से बहुत बारिश रिसीव होती है तमिलनाडु में। सो तमिलनाडु वुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following soil types is most suitable for the cultivation of cereals? पल्सेस की अगर बात होती तो हम देखते हैं डेजर्ट सॉइल होता, क्योंकि हमारे जितनी भी डेजर्ट्स हैं सारी की जितनी भी पल्सेस हैं, दालें हैं जो हमारी, ये सारी दालें जो है लेग्यूमिनियस क्रॉप्स बोलते हैं जिनको, ये डेजर्ट में अच्छी होती हैं। मगर यहाँ बात होती है सीरियल्स की, एंड दे ग्रो बेस्ट इन एलुवियल सॉइल, जो कि हमारा सबसे फर्टाइल सॉइल इंडिया में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर, मगर ऐसा एरिया 50 सेंटीमीटर के बिलो है, ऑलमोस्ट डेजर्ट लाइक कंडीशन, ये कौन सा एरिया? मेघालय तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल, बिकॉज वर्ल्ड रेनिएस्ट प्लेस जिसका नाम मौसिनराम है वो मेघालय में, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ले इन कश्मीर, ले लद्दाख रीजन इज अ डेजर्ट इन कश्मीर, ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर बारिश नहीं होती है, एंड बिलो 50 सेंटीमीटर ही प्रेसिपिटेशन रहती है। कोरोमंडल कोस्ट बिल्कुल भी नहीं, अच्छी खासी बारिश होती है। कोंकण कोस्ट, दोनों कोस्टल रीजन्स हैं और यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, इसलिए ये ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं होंगे। द करेक्ट आंसर वुड बी लेह इन कश्मीर स्टेट। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल क्वेश्चन, इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट? इसमें कल्टीवेशन सब में सबसे ज्यादा मुश्किल किसमें है? एलुवियल सॉइल बिल्कुल भी नहीं, अच्छी पैदावार होती है, अच्छी यील्ड्स होती है क्रॉप की, बहुत बढ़िया सॉइल है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में भी अच्छी पैदावार होती है कॉटन की, राइस की, शुगर केन की। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल इज वेरी डिफिकल्ट टू कल्टिवेट बिकॉज जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, और इसको क्योंकि इसमें सॉल्ट ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स कम है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, हर वो चीज जो चाहिए कल्टीवेशन के लिए वो सैंडी सॉइल से गायब होती है। रेड सॉइल में भी ऐसा कुछ नहीं है, आराम से खेती हो सकती है। तो कल्टीवेशन की बात हो रही है यहाँ पर। अगर होता क्वेश्चन की प्लो, इनमें से प्लोइंग किसमें सबसे मुश्किल है, तब तो होता ब्लैक सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल हार्डन हो जाता है तो उसमें प्लोइंग करना बहुत मुश्किल होता है। मगर यहाँ पूछा हमें प्लोइंग नहीं पूछा, हमें कल्टीवेशन पूछा है, और कल्टीवेशन सबसे मुश्किल होगा सैंडी सॉइल में, क्योंकि सैंडी सॉइल में फर्टिलिटी बहुत ही लो होती है, जो यील्ड होती है क्रॉप की वो भी बहुत ही लो होती है। सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ सॉइल टू कल्टीवेट। अब चलते हैं हम आगे, बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। द 15th क्वेश्चन सेज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस व्हिच कॉज विंटर रेन इन इंडिया, ठीक है, तो जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जिसकी वजह से विंटर रेन आती है, जिसको नॉर्थ इंडिया में मावट कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं, सर्दियों में उगती हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है कहाँ से आता है? क्या ये ओरिजिनेट पाकिस्तान में होता है? नहीं, पाकिस्तान से क्रॉस होता है मगर ओरिजिनेट वहां नहीं होता। बे ऑफ बंगाल बिल्कुल भी नहीं, वहां से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये तो आपका यूरोप से आने वाली हवाएं हैं जो कि मॉइस्चर लेकर आती हैं। पाकिस्तान, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, हिमालयाज भी कोई मतलब नहीं है, वेस्ट एशिया इज दी करेक्ट ऑप्शन। हालांकि उससे भी पहले मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आती हैं, और वेस्ट एशिया के ऊपर से जो भी वहाँ के जो वाटर बॉडीज हैं उनमें जो भी मॉइस्चर है, जितने सीज हैं, सारा मॉइस्चर ग्रैब करके लाती हैं और नॉर्थ इंडिया में बारिश करती हैं सर्दियों में, हम सभी जो कि विंटर रेनफॉल के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर एज इट रिटेन्स वाटर? अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉइल ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी जो है हमें इरिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है? ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में इरिगेशन नहीं करना पड़ता, एलुवियल सॉइल में भी कम करना पड़ता है मगर करना पड़ता है। ब्लैक सॉइल में ना तो प्लोइंग करनी पड़ती, क्योंकि ब्लैक सॉइल को सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी कहते हैं, और ना ही उसमें कल्टीवेशन मतलब इरिगेशन करना पड़ता है। तो ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट सॉइल। और अगर आप यूपीएससी के पेपर्स
जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स उनका ट्रेंड भी देखें तो ब्लैक सॉइल पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं. फॉर सम रीजन वी सी मोर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम ब्लैक सॉइल. इंडियन मानसून इज मार्क्ड बाय अ सीजनल शिफ्ट. जो हमारा मानसून है विच कम्स फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड मौसम, ठीक है, वो क्यों होता है? शिफ्ट कॉज्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ. बिल्कुल, अगर आपने बेसिक मानसून समझा है, मानसून की वर्किंग कैसी होती है, तो बहुत इजीली यू नो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा तीन ऑप्शंस. बट सिंस दैट इज द वे टू गो, विल रीड कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. डजंट मेक सेंस. ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर. यूनिफॉर्मिटी अगर हो गई तो फिर तो कोई कोई सेंस ही नहीं है, वो उल्टा स्टेटमेंट है, एब्सर्ड स्टेटमेंट. नन ऑफ दीज भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग, देखो जहां भी हीटिंग होगी, जहां भी इंसुलेशन ज्यादा होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका लो प्रेशर बनेगा. बिकॉज ग्राउंड की हीटिंग हुई, उसके ऊपर की एयर की हीटिंग हुई, वार्म एयर राइजेस अप और ऊपर चली गई हवा, तो यहाँ क्या बना, एक लो प्रेशर. आसपास की जो हवा जहां से हाई प्रेशर है, बिकॉज विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो हवा यूं बह के दोनों तरफ से आती है. ठीक है, तो ये जो आने वाली हवाएं हैं जिनको हम साउथ वेस्ट मानसून मानते हैं, ये इंडियन ओशन के ऊपर से आती हैं और सारा इंडियन ओशन का मॉइस्चर लाकर इंडिया में बरसाती हैं. वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में नॉर्दर्न प्लेन जो हमारा है, नॉर्थ इंडिया, इसमें पड़ती है भयानक गर्मी मई जून के महीने में. उस गर्मी की वजह से यहाँ एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. उस लो प्रेशर की तरफ आती हैं हवाएं जो है हमारे इंडियन ओशन के ऊपर से होती हुई रिप्लेस करने के लिए. तो जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं मूव करती हैं, तब जो है हमारा मानसून आता है. तो ये जो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी हुई, इसकी वजह से जो है हमारा मानसून आता है. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18. Which one of the following soils is formed by the weathering of basaltic lava? आपको पता है वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, वो टूटते हैं और उनके टूटने की वजह से होती है वेदरिंग. ठीक है, और उस मतलब उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, और उसकी वजह से बनता है सॉइल. ठीक है, सॉइल हमेशा जो आप याद रखेंगे सॉइल रॉक से बनता है, हम सबको पता है. तो अभी पूछ रहे हैं कि बसाल्टिक लावा जिन रॉक से आता है वो कौन सा जो है सॉइल बनाता है. तो ब्लैक होते हैं वो जो रॉक्स होती हैं आपकी बसाल्टिक लावा की कूलिंग से बनती हैं, इग्नियस रॉक्स, और वो हमेशा ब्लैक सॉइल बनाएंगी. कॉमन सेंस, वी हैव ऑप्शन डी. ठीक है, एसिडिक सॉइल होता है वो माउंटेन सॉइल होता है. यू विल ऑलवेज रिमेंबर माउंटेन सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर, उनका पीएच बहुत लो होता है. लावा सॉइल अब फाउंड इन विच रीजन, ये बता दो कि लावा सॉइल इंडिया में कौन से एरिया में. तो ब्लैक सॉइल इंडिया में कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में, डेक्कन प्लेट्यू में, जिसको हिंदी में दक्कन का पठार भी बोलते हैं. यहाँ पूछा, अब आप देखेंगे इनमें से कहीं पे भी डेक्कन प्लेट्यू नहीं लिखा हुआ. उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो सबसे उसके नियरेस्ट एरिया है उसमें होगा. क्योंकि देखिए हमने ऐसे बॉर्डर्स बना लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, मगर जो नेचर है, जो सॉइल है, वो हमारे बनाए पॉलिटिकल बॉर्डर्स को फॉलो नहीं करता है. राइट, तो महाराष्ट्र के बाहर भी आप देखेंगे जो है इस तरीके से ब्लैक सॉइल स्प्रेड आउट होता है. देयर आर ट्रांजिशन जोन्स बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सॉइल्स. तो नियरेस्ट कौन सा है, हमारे शिलोंग प्लेट्यू तो मतलब ही नहीं है, वो तो नॉर्थ ईस्ट में है. नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें पता है एलुवियल सॉइल होता है. ठीक है, तो लावा सॉइल वहां नहीं होगा. छत्तीसगढ़ प्लेन्स में भी रेड एंड येलो का मिक्सचर सा मिलता है. तो बच गया हमारा मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू एक्चुअली मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, और मध्य प्रदेश विच इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो जब भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले, यू विल गो विद द नियरेस्ट ऑप्शन. इन दिस केस इट वुड बी मालवा प्लेट्यू. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की. 20 सेज विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर. अगेन मानसून क्वेश्चन आया है. समर में कौन से एरिया में सबसे पहले मानसून आता है. ऑप्शन आ रहे हिमालयाज, हिमालयाज में तो सबसे लास्ट में आता है, साउथ इंडिया में पहले आता है. वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल ठीक है, ये तो हिमालयाज में तो नहीं होगा. ईस्टर्न घाट्स, गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन हिमालय के नीचे ही है, यहाँ भी नहीं आएगा. वेस्टर्न घाट्स वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन. वैसे भी हमारा जो आता है साउथ वेस्ट मानसून, राइट, तो साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स को ही हिट करता है, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी. अब चलते हैं हम थोड़ा आगे. 20 क्वेश्चन हमने 50 में से पूरे कर लिए. बधाई हो आपको भी, मुझे भी. करते हैं आगे बात. क्वेश्चन नंबर 21.
द लेटेराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन? जो हमारा लेटेराइट सॉइल है, जो मैंने बताया था, कम्स फ्रॉम द वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। तो जो ब्रिक मेकिंग में जो सॉइल यूज होता है, इट इज मेनली फाउंड इन विच रीजन? ब्रिक मेकिंग जो है आपका सॉइल लेटेराइट, मालाबार कोस्टल रीजन, बिल्कुल ठीक है। मालाबार में जो हमारा केरल का जो एरिया मैंने बताया था, केरल में कैशूज उगते हैं, तो वहां पर अच्छा मिलता है सॉइल। नर्दर्न प्लेन्स में नहीं, नर्दर्न प्लेन्स में आपका एलुवियल सॉइल मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं मिलेगा। आइलैंड्स में भी नहीं मिलता, छत्तीसगढ़ प्लेन्स में भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Which one of the following shows the correct sequence of places in descending order? Important, descending order of the average summer rainfall। ठीक है, तो गर्मियों में होने वाली वर्षा का डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा बारिश, फिर कम, फिर कम, फिर कम। डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे ही होता है, ज्यादा से कम की तरफ। तो देखो, एक तो है कि ढंग से अच्छे से कायदे से सारे ऑप्शंस पढ़े जाएं। अगर समय कम हो, आप लास्ट वाला देखो, जैसलमेर इज द ओनली प्लेस जहाँ सबसे कम बारिश हो रही है। खैर हम देखते हैं, जैसलमेर, पुणे, इलाहाबाद, चेरापूंजी। चेरापूंजी तो मेघालय में इतनी ज्यादा बारिश होती है वहां पर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चेरापूंजी ठीक है, जैसलमेर, पुणे। अब देखो, पुणे में, इलाहाबाद में ऑब्वियसली जैसलमेर से ज्यादा बारिश होगी। जैसलमेर इज द डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, पूरा डेजर्ट है जैसलमेर में। तो इलाहाबाद, पुणे, चेरापूंजी अगेन लास्ट में लिखा है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये दोनों तो किसी हाल में नहीं हो सकते। ठीक है, बच गए ये। हमें मालूम है चेरापूंजी में सबसे ज्यादा और जैसलमेर में सबसे कम, इलाहाबाद और पुणे। चेरापूंजी आपका मेघालय, इलाहाबाद यूपी, पुणे महाराष्ट्र, जैसलमेर राजस्थान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which of the following cities of India the diurnal range of temperature is maximum? Diurnal range of temperature होता है कि जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर और जो लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है उनके बीच का गैप कितना है। एक रेंज बन गया ना कि हाईएस्ट इतना और लीस्ट इतना, ये रेंज। अब देखो, अगर मान लो कोई एक ऐसी जगह है जहां पर मिनिमम रिकॉर्डेड इज 10 डिग्री, मैक्सिमम रिकॉर्डेड इज से 40 डिग्री, ठीक है। फिर एक प्लेस ऐसा है जहाँ मिनिमम है -40, मैक्सिमम है 50, तो वो ज्यादा बड़ी रेंज हो जाएगी। तो इनमें से पूछा डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा किसमें होगी? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगर आप इसमें ऑड वन आउट भी कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तीनों ही कोस्टल सिटीज हैं, ठीक है। दिल्ली एक अकेला शहर है जो लैंड लॉक्ड है इनमें से। जब भी आप एक वाटर बॉडी के पास होते हैं, जो भी बड़ी वाटर बॉडी होती है, इट हैज अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट, ऑन द टेम्परेचर। तो जहां भी जो कोस्टल रीजन होंगे, गर्मी बहुत गर्म नहीं होगी और सर्दी बहुत सर्द नहीं होगी। मगर दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में गर्मी बहुत गर्म, सर्दी बहुत सर्द, दिन बहुत गर्म, रात ठंडी। तो हम देखेंगे यहाँ मॉडरेट जो टेम्परेचर है वो नहीं होते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम्स में जाता है टेम्परेचर। सो न्यू दिल्ली वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द गिवन रिवर्स फ्लोज इनटू द अरेबियन सी? हमारा जो अरब सागर है उसमें इनमें से कौन सी नदी जाकर गिरती है? देखो, इंडिया में हमारा ईस्ट की तरफ है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी। या तो एक रिवर बे ऑफ बंगाल में जाएगी या तो अरेबियन सी में, या फिर इनलैंड ड्रेनेज अगर हो जाता है तो वो ओशन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसमें पूछा है अरब सागर में जाने वाली नदियां। नर्मदा, बिल्कुल नर्मदा जाती है अरब सागर में। उसके नीचे तापी नदी है, वो भी जाती है। माही नदी भी जाती है। गोदावरी, गोदावरी नहीं है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। गंगा तो डेफिनेटली नहीं है, गंगा बांग्लादेश जाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। फिर गंगा, ये भी नहीं होगा। फिर कावेरी, कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिवर ए, दैट इज नर्मदा। बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज हाईएस्ट? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रही है ये पूछ रहे हैं। चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग एंड तिरुवनंतपुरम। डेफिनेटली शिलोंग। व्हाई? बिकॉज मेघालय में ये शहर है और मेघालय हमें पता है बहुत ही ज्यादा जो है रेनी प्लेस है, एंड शिलोंग इज वन ऑफ द रेनिएस्ट सिटीज इन मेघालय। ठीक है, तो ये आपकी सिटीज आएंगे।
शिलोंग वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ हमारे हो गए 25 क्वेश्चन पूरे, अब बचे हैं 25 और। देखते हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव सब्सटैंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। व्हाई? साउथ वेस्ट मानसून नहीं, ये समर रेनफॉल है। रिट्रीटिंग मानसून नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी नहीं, ये एक ही बात है, ठीक है। और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, नॉर्थ इंडिया में मैंने बताया था मावट नाम की बारिश होती है, जो हमारी रबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे देश के हर किसान को जो है इंतजार रहता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस का, जो वेस्ट से जो आने वाली जो डिस्टर्बेंसेस हैं, मगर हमारे लिए वो डिस्टर्बेंस नहीं है। वे वुड लव विंटर रेनफॉल, क्योंकि हमारी रबी क्रॉप्स को बहुत मजबूती मिलती है इनकी वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर डिड नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि जिसका उद्गम भारत में नहीं होता। पहली है रावी नदी, फिर है व्यास नदी, फिर झेलम, फिर ब्रह्मपुत्र। सभी को पता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो हिमालय के चाइना वाले साइड से मानसरोवर लेक के पास से एक चेम्यंगडंग नाम का ग्लेशियर है, वहां से आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है। इंडिया में ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, जहां नामचा बरवा नाम का एक बहुत ही फेमस माउंटेन पास है, और फिर ये इंडिया में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28, which says which among the following pairs of places have most marked difference in total rainfall per annum। और हमें क्या पता करना है? मोस्ट मार्क्ड डिफरेंस। ओके, बहुत कम और बहुत ज्यादा। इवन दो लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली अलोंग द सेम लैटिट्यूड, ऐसा हो सकता है कि लैटिट्यूड सेम हो मगर वहां पर होने वाली बारिश का लेवल अलग हो। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में है। पहला ऑप्शन है आपका बेंगलोर एंड चेन्नई, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये एकदम सेम लैटिट्यूड पर नहीं है और इनमें बारिश में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। देन इज मुंबई एंड विशाखापट्टनम। फिर अजमेर एंड शिलोंग। नाउ सी, अजमेर वी नो इज वन ऑफ द प्लेसेस इन राजस्थान जहां बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान में ओवरऑल बहुत कम बारिश होती है, अजमेर भी उन्हीं इलाकों में से है। शिलोंग, अभी हमने एक क्वेश्चन में डील किया था शिलोंग के साथ, दिस इज अ सिटी इन मेघालय। तो अगर हम देखें इंडिया का मैप, तो अजमेर विच इज इन योर राजस्थान विच इज द वेस्टर्न स्टेट, और शिलोंग है आपका नॉर्थ ईस्ट में। सो लैटिट्यूड बिल्कुल सेम है, मगर अजमेर में कैसी बारिश होगी? बहुत ही कम, शिलोंग में बहुत ही ज्यादा। इनके बीच में डिफरेंस आया और वही हमारा क्वेश्चन था। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। Our next question is question number 29. What are the tectonic plates? See, earthquakes are very common, generally current affairs में बने रहते हैं, इसलिए ये current affairs की नजर से भी very important question. टेक्टोनिक प्लेट्स होते क्या है? ऑप्शन ए दी अर्थ कवर, अर्थ का कवर, बट वो तो क्रस्ट होता है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं होती, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होगा। व्हेन प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर व्हिच फॉर्म्स अ प्लेट बाउंड्री, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन कि प्लेट क्या है, ठीक है। व्हेन प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर, अगेन द अर्थ सरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रिजिड बट मूविंग पीसेस, उसको क्या कहते हैं? प्लेट। बिल्कुल यही सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 विच इज डी। अब है बात करते हैं 30th क्वेश्चन की, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द फॉलोइंग गिवन रिवर्स। जितनी भी रिवर्स हैं इनमें सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, ठीक है। सो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज सतलुज नदी, बी इज इंडस। तो सी, इंडस है आपकी मेन रिवर और सतलुज इसकी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी बोलते हैं जिसको हिंदी में। मेन चैनल हो गई आपकी इंडस, इसमें आकर जुड़ने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं सहायक नदियां। ऑलराइट, जैसे इंडस में, इंडस के आपके इंडिया में आप देखेंगे तो इंडस ओरिजिनेट होती है चाइना में, फिर आती है इंडिया में, फिर इंडिया से जाती है पाकिस्तान में। सो इंडस ओवरऑल जो है 3 देशों को पार करते हुए अंत में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इंडिया में इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंडिया में इंडस की होंगी, जैसे झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, व्यास और सतलुज। तो सतलुज एक सहायक नदी है इंडस की, तो ऑब्वियसली वो इंडस से तो कम ही होगी लेंथ में, तो ए तो नहीं होगा, बी है इंडस। सी क्या है? झेलम। झेलम इज अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो झेलम भी नहीं हो सकता, और नन ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडस ही सबसे लंबी नदी है इसमें। सो वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम ड्रेनेज सिस्टम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन ज्योग्राफी। इसके साथ 50 में से 30 क्वेश्चंस हो गए पूरे। विल डू दी 20 लेफ्ट नाउ। बात करते हैं 31st क्वेश्चन की। 31st क्वेश्चन रीड्स, व्हाई डज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल
बट डेक्कन प्लेट्यू में जो है कम रेनफॉल होती है। हमें पता है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में सबसे पहले जो है बारिश होनी शुरू होती है। बारिश कौन लेकर आता है? साउथ वेस्ट मानसून। और डेक्कन प्लेट्यू जो कि वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल वहीं पर है, उसमें बारिश नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठता है क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि सारी बारिश जो है वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड पर हो जाती है, और जो ईस्टर्न साइड है, जो अभी मैंने आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल समझाया था, जिसमें आपने देखा कि विंडवर्ड साइड बहुत बारिश होती है, मगर जो लीवर्ड साइड है वहां पर बारिश नहीं होती है। तो जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है वहां बारिश हो जाती है, मगर डेक्कन प्लेट्यू एक्चुअली एक रेन शैडो रीजन बनाता है। रेन शैडो रीजन क्या होता है? रेन शैडो रीजन वो रीजन होता है जहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड बारिश हो चुकी है। पहला ही ऑप्शन आपका है, इट इज अ रेन शैडो एरिया। ठीक है, तो रेन शैडो एरिया में बारिश नहीं होती है, बिकॉज दैट इज नॉट द जोन ऑफ प्रेसिपिटेशन। द जोन ऑफ प्रेसिपिटेशन एक्चुअली इज लोकेटेड ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू रीच द करेक्ट सोल्यूशन। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन यू सी नॉट लगा है तो नॉट को ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरोजनल लैंडफॉर्म formed by wind? तो हमें पता है देयर आर सेवरल एजेंट्स ऑफ इरोजन। इरोजन क्या होता है? किसी भी सरफेस का कटाव होना, जिसको हिंदी में अपर्दन कहते हैं। तो इरोजन जो होता है उसके एजेंट्स होते हैं, जैसे आइस, वाटर, विंड। ठीक है, अब यहाँ विंड से होने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म की बात हो रही है कि, और पूछा है इसमें से कौन सा नहीं है। सैंड ड्यून की अगर बात करें तो जब हवा की वजह से डिपोजिशन हो जाता है, जमाव होता है मिट्टी का, तो उससे बनता है सैंड ड्यून। तो सैंड ड्यून डेफिनेटली इज नॉट अ इरोजनल लैंडफॉर्म। सेकंड है हैलो। ठीक है, हैलो क्या होता है? डेजर्ट में क्या होता है? देखिए इस तरीके से मान लीजिए फ्लैट ग्राउंड है, ठीक है, फास्ट ब्लोइंग विंड्स आएंगी। अब ये विंड्स क्या करेंगी? अपने साथ यहाँ से इरोजन कर देंगे, और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो विंड के साथ उड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बेसिन जैसा स्ट्रक्चर बना, इसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट हैलो। इसको डेजर्ट ब्लोआउट भी कहते हैं, इसे डिप्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है डेजर्ट हैलो के, चाहे आप उसको डेजर्ट हैलो, चाहे डिप्लेशन, चाहे डेजर्ट बेसिन, चाहे डेजर्ट ब्लोआउट। तो यू सी देयर आर 4 नेम्स ऑफ द सेम लैंडफॉर्म। नेक्स्ट है ओएसिस। ओएसिस एक्चुअली एक डेजर्ट लेक है, बट जो है इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म हम इसको नहीं मानेंगे। जो आपका ओएसिस आपका कैसे होता है? जब बेसिन जो है बहुत गहरा हो जाए, और यहाँ पर वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल आपको पता है ऐसे पानी होता है नीचे, कई जगहों पर क्या होता है वाटर टेबल बहुत क्लोज टू द सरफेस होता है। ऐसे एरियाज में अगर इरोजन होगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे वाटर टेबल जो है ऊपर छलकने लगेगी, और उसकी वजह से बनता है वहां पर एक लेक, और उस लेक के चारों ओर वेजिटेशन डेवलप हो जाएगी। आपने देखे होंगे डेजर्ट के बीच में, चारों तरफ डेजर्ट है, बीच में एक स्ट्रेंज लेक, वो लेक होता है ओएसिस। ड्रेक एंटर आर बेसिकली रॉक्स, जो कि इस तरीके से पिरामिड शेप रॉक्स होती हैं, डेजर्ट में पाई जाती हैं। और जब यहाँ से विंड आती है तो यहाँ से इरोजन करेगी, यहाँ से, और एक फेसिस का पीछे। तो जो 3 फेसिस के जो ऐसे पिरामिड शेप्ड स्टोन्स होते हैं डेजर्ट में, उनको बोलते हैं ड्रेक एंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट पूछा इस बार। यारदांग्स आर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द विंड बिकॉज ऑफ वर्टिकल इरोजन। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। ज़्यूजन आर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल इरोजन। देखो हैं तो दोनों ही सही। अब आप जानेंगे कि इनका मतलब क्या है, ये होते क्या है। ठीक है, हम देखते हैं ज़्यूजन और यारदांग एक्चुअल में होता क्या है। दीज आर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड, और विंड के इरोजन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं। अब देखिए रॉक्स होती हैं अक्सर हार्ड और सॉफ्ट की लेयरिंग में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें लेयरिंग 2 टाइप की हो सकती है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। जब हॉरिजॉन्टल लेयरिंग होती है यूं हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक की, उसमें बनते हैं आपके ज़्यूजन, और जब वर्टिकल बेडिंग होती है उसमें बनते हैं यारदांग। अगर विंड का डायरेक्शन ये हो और मैं कहूँ ये आपकी हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हार्ड रॉक का इरोजन जो है थोड़ा बहुत होगा आगे से, मगर ज्यादा नहीं होगा, रेजिस्ट करेगी वो। ठीक है, सॉफ्ट रॉक में क्या होगा? सॉफ्ट रॉक पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, हार्ड रॉक में अगेन थोड़ा आगे आगे से इरोजन होगा, मगर सॉफ्ट रॉक पूरा इरोजन हो जाएगा। तो होगा क्या? गली सी बन जाएंगी। मान लीजिए जैसे चेयर्स रखे हो, ठीक है, 1 2 3 4, और उसके पीछे भी।
अगर ये आगे वाला रो पूरा अगर सॉफ्ट रॉक है पूरा लेयर उड़ जाएगा, फिर एक लाइन ठीक रहेगी, फिर नेक्स्ट लेयर पूरा उड़ जाएगा, तो एक लेयर बचेगा, फिर पूरा गायब, फिर बचेगा, तो इस तरीके से गली सी जो है बन जाती है। इसको हम बोलते हैं यारदांग, ठीक है, फाइन। फिर होता है ज्यूजन। ज्यूजन क्या होता है? ज्यूजन में आप देख रहे हो हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स की इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बेडिंग हो रखी है, ये हार्ड रॉक के ऊपर सॉफ्ट रॉक इस तरीके से। अगर विंड का डायरेक्शन ये होगा तो क्या होगा, ये सॉफ्ट रॉक उड़ जाएगा, है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा इरोजन होगा। मगर आगे आगे हार्ड रॉक, तो हार्ड रॉक में बहुत थोड़ा सा इरोजन होगा, फिर आगे वापस सॉफ्ट रॉक तो ज्यादा इरोजन होगा, फिर थोड़ा इरोजन, इस तरीके से जो है जहां भी हार्ड रॉक है वहां कम इरोजन, सॉफ्ट रॉक में ज्यादा, फिर कम, फिर सॉफ्ट रॉक में ज्यादा। तो क्या होगा, ज्यादा कम ज्यादा, इस तरीके से इरेगुलर, अगेन गली सी बनेगी इनके बीच में, मगर डिफरेंस ये है यहाँ हॉरिजॉन्टल बेडिंग है और यहाँ पर वर्टिकल बेडिंग है। और एक इसकी एक सिंपल सी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, देखिए अगर एग्जाम में आपको याद नहीं रहता कि वर्टिकल यारदांग में है कि ज्यूजन में, तो ऐसे याद करेंगे, वर्टिकल लिखिए, अब वर्टिकल पता नहीं है हॉरिजॉन्टल इसमें या ज्यूजन में है या यारदांग में, तो सी डू दिस, ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन, यू विल रिमेंबर कि वर्टिकल फॉर यारदांग, तो जहां भी वर्टिकल बेडिंग है वो किस में होगी, यारदांग में, ठीक है। तो दिस इज वन स्मॉल trick that you can keep in mind so that you do not get confused and you can solve such questions with peak clarity and confidence. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बिल्कुल करते हैं कंसिडर। फर्स्ट इज डेजर्ट्स ऑक्यूपाई 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, बिल्कुल ठीक बात है। आप देखेंगे कि हमारे पोलर रीजन्स आर डेजर्ट, एक अंटार्कटिका पूरा कॉन्टिनेंट ही डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में अगेन, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया और सोनोरान डेजर्ट है, साउथ अमेरिका में आपका अटकामा और पेंटागोनिया डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया अगेन पूरा डेजर्ट है, सिर्फ कोस्ट लाइन पर लोग रहते हैं, तो बहुत मेजोरिटी तो नहीं कह सकते मगर सी अ गुड अमाउंट ऑफ लैंड जो है ऑन अर्थ इज अंडर डेजर्ट्स, 1/5 ऑफ वर्ल्ड लैंड इज अंडर डेजर्ट्स, ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। All deserts are absolutely barren and nothing grows. Now see, this seems like an extreme statement. जब भी आप एग्जाम में इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देखते हैं, you can easily eliminate them. Also, कोई भी डेजर्ट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही बैरन है, हाँ स्कैंटी वेजिटेशन होगी बट छोटे मोटे हर्ब श्रब कुछ तो आपको मिल ही जाता है, राइट। जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली वो गलत होते हैं और इस केस में डेफिनेटली ये गलत है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज कि जो है हमारी पूरी लैंड है ऑन अर्थ उसका 1/5 पार्ट है वो डेजर्ट है, और सारे ही डेजर्ट बिल्कुल ही बैरन होते हैं, बंजर होते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। सो हमें पूछे करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट, सिलेक्ट द करेक्ट वन। जब नॉट करेक्ट हो, रिमेंबर नेवर फॉरगेट करेक्ट और नॉट करेक्ट में, यहाँ पर हमें करेक्ट पूछा है तो करेक्ट इज ओनली वन, सो इजीली हम जो है कर देंगे हमारा ऑप्शन ए को करेक्ट, राइट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डेजर्ट लैंडस्केप कैन एग्जिस्ट। सी डेजर्ट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे हॉट और कोल्ड डेजर्ट तो हम सबको ही पता है, मगर इसके अलावा रॉकी डेजर्ट हो सकता है, सैंडी डेजर्ट हो सकता है जो कि कॉमन जो हम डेजर्ट देखते हैं, स्टोनी डेजर्ट हो सकता है, और भी कई प्रकार के डेजर्ट्स होते हैं। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है। रॉकी बिल्कुल कर सकता है, रॉकी डेजर्ट्स को एक्चुअली हमादा कहा जाता है, सो दिस इज द अनदर नेम। सेकेंड इज स्टोनी डेजर्ट, स्टोनी डेजर्ट को रेग भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है रेग। फिर आपका सैंडी डेजर्ट विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेजर्ट, अगर कोई नाम भी लेता है डेजर्ट आपके दिमाग में एक सैंडी डेजर्ट की पिक्चर आती है, राइट, उस सैंडी डेजर्ट का दूसरा नाम है अर्ग, ERG। तो रॉकी को हमाडा भी कहा जाता है, स्टोनी को रेग कहा जाता है और सैंडी को अर्ग भी कहा जाता है, और तीनों ही प्रकार के जो है आपके डेजर्ट्स पाए जाते हैं। सो बिल्कुल 1 2 3 करेक्ट हो जाएंगे एंड ऑप्शन डी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, राइट। इजी क्वेश्चन फ्रॉम डेजर्ट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। एरिड लैंडफॉर्म्स आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। एरिड लैंडफॉर्म्स कहाँ होंगे, डेजर्ट्स में, और पूछा है कि इसको करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। पहला इनसफिशिएंट रेनफॉल, हम सभी को पता है डेजर्ट्स में प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होती है, रेनफॉल बिलो 25 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड इज हाई टेम्परेचर्स,
हम सभी को पता है डेजर्ट्स में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, या तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होगा वो बनाएगा एक हॉट डेजर्ट, और अगर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा तो वो बनाएगा एक कोल्ड डेजर्ट। तो बिल्कुल ये भी ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कभी भी हाई नहीं हो सकती है डेजर्ट्स में, ह्यूमिडिटी का लेवल हमेशा लो रहता है, सो दिस वुड बी करेक्ट। तो 3 जहां भी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। एंड बैड लक दिस टाइम 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, विच इज ऑप्शन सी। 1 एंड 2 बिल्कुल जहां जहां भी है 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2। तो अब हम बच गए हैं, बच गए हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। और 4 देखते हैं, रैपिड रेट ऑफ इवेपोरेशन। बिल्कुल डेजर्ट्स में बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं, इसलिए इवेपोरेशन जो होता है, पानी का भाप में बदलना, वाष्पीकरण जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, वो बहुत हाई होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1, 2 एंड 4 कहाँ है? ये हमारा ऑप्शन डी, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको एक्चुअली यही देखना था कि डेजर्ट में इनमें से कौन से फीचर्स आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। ये 1, 2 एंड 4 आपके डेजर्ट में मिलेंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दे विल ऑल्सो फॉर्म एरिड लैंडफॉर्म्स, जिसमें हमारे सारे जो है ऊपर हमने देखा डिफ्लेशन हो गया, ड्राई कैंटर हो गया, ये सारे जो है फॉर्म होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है माइग्रेशन पैटर्न ऑफ विंड बॉर्न मटेरियल्स। सो जो विंड के द्वारा उठाए हुए जो मटेरियल्स होते हैं उनका माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो विंड की जगह, विंड की वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है वो किन फैक्टर्स पर जो है डिपेंड करता है? साइज ऑफ द पार्टिकल्स दे कैरी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर पार्टिकल साइज ज्यादा हुआ तो वो बहुत दूर तक नहीं जाएगा, जैसे ही विंड स्पीड स्लो हुई वो पार्टिकल्स नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर पार्टिकल्स बहुत फाइन हैं तो आप देखेंगे कि वो बहुत दूर तक जो है चले जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ द विंड्स, बिल्कुल ये मैटर करता है। अगर हाई स्पीड विंड्स हुई तो बहुत दूर तक माइग्रेशन होगा, अगर बहुत लो स्पीड विंड्स हुई तो बहुत जल्दी जो है डिपोजिशन हो जाएगा और माइग्रेशन डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। नेचर ऑफ सरफेस ओवर विच पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड, ये भी बिल्कुल ठीक है। जिस नेचर पर डिपोजिशन हो, क्या सामने एक ऑब्स्टिकल है, क्या सामने ऑब्स्टिकल नहीं है, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है आपका माइग्रेशन पैटर्न बहुत हद तक अफेक्टेड रहता है। तो बिल्कुल 1, 2 एंड 3 विच इज ऑप्शन डी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। एरिड लैंडफॉर्म से बनने वाले ये जो माइग्रेशन होता है एरिड एरियाज में, उससे जो फैक्टर्स हैं उसके, उनको आप डिसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बरखान्स। इसको बरचन बारचन ना बोले, इट्स कॉल्ड बरखान। एंड बरखान्स जो होते हैं ये डेजर्ट में पाए जाने वाले एक प्रकार के सैंड ड्यून है। देखिए जो सैंड ड्यून्स हैं जिनको हम हिंदी में मिट्टी के टीले भी बोलते हैं, या राजस्थान में इनको धोरे भी कहा जाता है। तो ये जो धोरे हैं या जो टीले हैं, ड्यून्स हैं, कई प्रकार के होते हैं। हम जनरली एक हिल शेप्ड जो है टीला इमेजिन करते हैं, बट दे कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स। बरखान्स जो होते हैं इस तरीके से क्रेसेंट शेप, जैसा ईद का चांद होता है इस तरीके का, ठीक है, या पाकिस्तान के फ्लैग पर आपने जो मून देखा होगा इस मून के शेप के ये होते हैं, ठीक है। और ये जो इसका पार्ट है इसको हम कहते हैं हॉर्न्स, दीज आर कॉल्ड एज हॉर्न्स। अगर विंड इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये आपके बरखान्स इस डायरेक्शन में बनेंगे, इनको कहते हैं बरखान्स। बरखान्स आर फाइन डस्ट ब्लोन बियॉन्ड डेजर्ट लिमिट्स। बियॉन्ड तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये एक सैंड ड्यून है, ये बियॉन्ड डेजर्ट नहीं बनेगा। जो बियॉन्ड डेजर्ट जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम कहते हैं लोएस, जो कि डेजर्ट के बाहर जाके डिपोजिशन होता है सैंड का, और उसमें बहुत फाइन डस्ट होती है। मगर यहाँ पर हम देखेंगे फाइन डस्ट नहीं होगी, वो लोएस में होती है, नॉट बरखान्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक, और हमें करेक्ट पूछना है। तो 1 जहां जहां भी है उनको तो आप बड़ी आसानी से जो है हटा सकते हैं, ये 1 तो इनकरेक्ट है। दे एडवांस एट रैपिड रेट्स, बिल्कुल एक ड्यून माइग्रेशन नाम का फिनोमिनन होता है जो कि डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स के होने वाले माइग्रेशन को कहते हैं, ठीक है। एंड यस इट इज ट्रू, इट इज यूजुअली फर्टाइल। सैंड ड्यून्स फर्टाइल नहीं होते, जो फर्टाइल है वो होता है लोएस, ठीक है। सो ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 भी। तो 1 और 3 जहां जहां है उसको हटा दो, तो बच गया खाली हमारे पास एक ऑप्शन विच इज ऑप्शन ए। तो अगेन ये आपके एरिड लैंडफॉर्म से आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की।
39 की अगर बात करें, सिलेक्ट एओलियन लैंडफॉर्म्स। एओलियन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? पहली बात, चाहे इनको आप डेजर्ट लैंडफॉर्म कह लो, चाहे एरिड लैंडफॉर्म कह लो, चाहे एओलियन लैंडफॉर्म कह लो, चाहे एयरबॉर्न लैंडफॉर्म कह लो, ये एक ही बात है। एओलियन लैंडफॉर्म होते हैं जो कि एयर से बनते हैं। जैसे रिवर से बनने वाले लैंडफॉर्म्स को हम रिवराइन लैंडफॉर्म कहते हैं, ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म को ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स कहते हैं, एयर से बनने वाले लैंडफॉर्म्स को हम एओलियन लैंडफॉर्म्स कहते हैं। इनमें से एओलियन लैंडफॉर्म्स कौन से नहीं हैं? एओलियन लैंडफॉर्म्स कौन से हैं? सर्क। सर्क हमें पता है ग्लेशियर लैंडफॉर्म होता है। ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से ऐसे बेसिन लाइक एरिया का बनना, उसको हम कहते हैं सर्क, जो कि यूं समझ लीजिए ऑलमोस्ट ग्लेशियर के सरकने से बनता है। जहां ग्लेशियर अपनी जर्नी शुरू करता है सरक के, मूव होके, वहां पे बनता है सर्क। इसको सरक्यू, सिरका कोई नहीं भूलेगा। दिस इज कॉल्ड अ सर्क। सेकेंड इज एरिट। जब भी किसी माउंटेन फेस पर, ठीक है, माउंटेन पर एक सर्क इधर बन गया और एक सर्क इधर बन गया, तो बीच में क्या होगा? एक रेज जैसे रिज बन जाएगी, उस रिज को हम बोलते हैं एरिट। अगेन ये एक ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। डेमोइसलीज, ये होते हैं पत्थर, इस तरीके से जो है एक वर्टिकल आप पत्थर देखेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ एक छोटा सा पत्थर आपको दिखेगा, ऊपर हार्ड रॉक, नीचे सॉफ्ट रॉक। ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा डेजर्ट्स में, जिसको बोलते हैं डेमोइसलीज। फिर आता है आपका इंजलबर्ग। इंजलबर्ग, कई किताबों में आप इसको इंजनबर्ग भी लिखा हुआ पाएंगे, ठीक है, इंजनबर्ग एक ही बात है। कई किताबों में आप पाएंगे इसका दूसरा नाम, जिसको आइलैंड माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि एक आइलैंड जैसा दिखता है, ठीक है, ऐसे लगता है कि आसपास जो है रेत का समंदर है और उसके बीच में एक रैंडम यूं पत्थर पड़ा हुआ मिलेगा आपको, जिसको हम कहते हैं इंजनबर्ग। तो इस तरीके से आपका नॉर्मल लैंडस्केप है और एक ऐसे रैंडम आपको रॉक मिलेगा बड़ा सा, पता नहीं ऐसे लगता है जैसे एयर ड्रॉप किया है किसी ने, ठीक है, एक राउंडेड जो है ऐसे एक बहुत बड़ा रॉक आपको मिलता है, इसको हम कहते हैं इंजनबर्ग। और ये विंड की एक्शन की वजह से जो इसकी साइज जो पहले बहुत बड़ी होती थी अब बहुत छोटी हो गई है, ठीक है, चारों तरफ से इसका इरोजन होता है बराबर रेट पर, और इसे गोल सा यूं स्कूप किया हुआ पत्थर आपको मिलता है। तो ये दोनों 3 और 4 बिल्कुल एयर के बनाए हुए एओलियन लैंडफॉर्म्स हैं। तो 3 और 4 कहाँ है? ये आपका हो गया 3 और 4। अगर आपको इतना भी पता हो ना कि एरिड एक ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, तो 2 हटा देते, 2 हटा देते, 2 हटा देते और सी पर अपने आप पहुंच जाते। तो अगर सिर्फ ये भी पता होता कि एरिड एक ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, तो यू वुड हैव easily manage this question। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एओलियन लैंडफॉर्म। ठीक है, अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ एओलियन लैंडफॉर्म्स आर एयर से बनाए हुए लैंडफॉर्म्स। इरोजनल भी हो सकते हैं, डिपोजिशनल भी हो सकते हैं। इरोजन जहां मतलब कटाव हुआ है, डिपोजिशन जहां जमाव हुआ है। अगर कभी इरोजन हुआ है तो डिपोजिशन होगा ही होगा, और डिपोजिशन हुआ है मतलब कहीं इरोजन हुआ ही होगा। दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ओके, पहला स्टेटमेंट है इंजलबर्ग्स आर आइसोलेटेड माउंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन डेजर्ट। बिल्कुल अभी किया है हमने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सैंड रिपल्स आर कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव हीट इन द डेजर्ट्स। सैंड रिपल्स होते क्या है? आपने जो है इस तरीके से सैंड ड्यून्स देखे होंगे, ठीक है, सैंड ड्यून्स आप देखेंगे इस तरीके से, ऐसे कुछ लाइंस आपको दिखेंगी, ठीक है, इस तरीके से आप डेजर्ट में जो है अलग अलग इस तरह से सैंड ड्यून्स के ऊपर ऐसे लाइंस देखेंगे, जिनको वेव्स हम कह सकते हैं। इस वेव का नाम होता है सैंड रिपल। रिपल क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक वाटर बॉडी है, ठीक है, एक लेक है, और उसमें मैं यूं पत्थर फेंकूं, जो पत्थर जाके गिरेगा उसकी चारों ओर ऐसी तरंगे सी बनेंगी, राइट, उनको हम कहते हैं रिपल्स। तो वैसी वेव्स हम यहाँ भी देख रहे हैं, रिपल्स देख रहे हैं। राजस्थान में इनफैक्ट एक प्रिंट होता है लहरिया प्रिंट, एक फैब्रिक पे कलरफुल ऐसे लाइंस होती हैं, आपने देखा होगा दुपट्टा साड़ी, ठीक है, लहरिया प्रिंट होता है, उसकी इंस्पिरेशन भी इन लहरों से ही आती है, ये जो सैंड रिपल्स होती हैं। तो यू सी कैसे ज्योग्राफी इन्फॉर्म्स, ज्योग्राफी अफेक्ट्स एंड से इन्फॉर्म्स योर कल्चर। आपका कल्चर भी जो है ज्योग्राफी से निकल कर आता है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंड ये हीट की वजह से इनडायरेक्टली बनती हैं, क्योंकि हीट की वजह से क्या होता है, सॉइल का मॉइस्चर बहुत ही कम हो जाता है। कम होने की वजह से जब भी विंड हिट करती है तो सॉइल बहुत मूव करता है विंड के साथ, तो जो एयर का जो पाथ होता है उस पाथ में हम देखते हैं सैंड इस तरीके से सैंड का शेप चेंज होता रहता है, ठीक है। तो सैंड रिपल्स आर कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, हाँ इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं।
सैंड ड्यून्स आर नॉट ऑलवेज स्टैटिक। ये जो कह रहे हैं कि जो जो मिट्टी के टीले होते हैं वो हमेशा स्टैटिक नहीं होते, हमेशा स्टैटिक तो छोड़े, वो इनफैक्ट कभी भी स्टैटिक नहीं होते, लगभग ड्यून माइग्रेशन होता ही रहता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन डी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, इसके साथ हमने कंप्लीट करनी है पूरे 40 क्वेश्चन एंड 10 मोर टू गो। क्वेश्चन 41 सेज द काचिन हिल्स मेक अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड कौन सा नेबर। बहुत सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो हमें सबको पता है काचिन हिल्स इंडिया और म्यांमार के बीच में आती हैं और इंडो म्यांमार बॉर्डर पर ये देखी जा सकती हैं। सिरहिंद कनाल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। वेरी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि जो कैनाल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पूछा जा सकता है कौन सी कैनाल कौन से रिवर पे है, और जो सिरहिंद कैनाल है वो आपकी ऑप्शन ए ही है। जिसको आता है उसको सतलुज ही पता है कि सतलुज पे है, जिसको नहीं आता तो गेस कर पाना वैसे भी बहुत मुश्किल है। सी, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनमें आप गेसिंग कर सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर पाएंगे, बट ऐसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसमें जो है ज्यादा कैलकुलेशन लगाने की कोशिश ना करें, बिकॉज आइदर यू नो और यू डोंट। मे बी यू कैन ट्राई रिकॉलिंग कि आपने कहीं पढ़ा है, मगर अगर याद नहीं आ रहा है कुछ खासा ही आप कर नहीं सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर। इसलिए जरूरी है कि जब तक आपके पास टाइम है यू प्रिपेयर वेल। व्हाट यू डू इज टेक अ मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, और उस पर जैसे इंपॉर्टेंट कनाल्स हैं इंपॉर्टेंट हिल्स हैं वो मार्क करके रखें। टोटल भी आप देखेंगे तो मुश्किल से आपके जो है 100 मैप अगर आप कर लेते हैं ज्योग्राफी में, उससे ज्यादा ज्योग्राफी में मैप क्वेश्चन बचता नहीं है। अगर ठीक ठाक आपने 100 जो आपके मैप्स कर लिए, you will be good, you will be able to comfortably handle your map questions. So get that booklet जो आपके मैप्स आते हैं and start marking your maps. आपको रिवाइज अगर 1 मिनट भी आप देखेंगे 1.5-2 घंटे में सारे मैप्स का रिविजन हो जाएगा। जस्ट द डे बिफोर द एग्जाम यू कैन रिवाइज योर मैप्स। ओके, तो ये सारे मैप क्वेश्चंस हैं एंड दिस इज द वे टू गो अबाउट मैप क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। 43 की अगर बात करें, द छोटा नागपुर प्लेट्यू which is also called as the mineral heartland of India, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, चाहे आयरन ओर है चाहे कोल है, सारे जो मिनरल्स हैं मैंगनीज सारे के सारे हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं, इसलिए इसको मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट कवर्स मच ऑफ झारखंड, हम सबको पता है। विच आर द अदर स्टेट्स जो कि इस प्लेट्यू के अंडर आते हैं, पढ़ते हैं। पहला उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, दोनों आते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ठीक है, तीनों आते हैं। सी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़, चारों आते हैं, ठीक है। डी, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, मध्य प्रदेश नहीं आता। मध्य प्रदेश एक्चुअली आपका आता है कौन से प्लेट्यू में, मालवा प्लेट्यू में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश नहीं आएगा। ऊपर आप देखें ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, बट सबसे ज्यादा करेक्ट है ऑप्शन सी। कई बार क्या होता है आप ये ऑप्शन टिक कर ए पढ़ा उड़ीसा वेस्ट बंगाल, हाँ ठीक है आपने टिक किया आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस एंड देन मार्क, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे 2 स्टेट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो कि दोनों जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंडर आते हैं, इसलिए एमसीक्यूज में हमेशा हमें वो ऑप्शन चूज करना है विच इज मोस्ट करेक्ट। ओके, और यहाँ पर हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is the correct location of Park Strait between India and Sri Lanka? Very important जो है लैंडफॉर्म। ये कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत, ये तो दोनों कहाँ है, गुजरात में, तो वहां तो पार्क स्ट्रेट है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाए। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ये हो सकता है, एंड बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल यही है। इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है पार्क स्ट्रेट, एक तरफ उसके गल्फ ऑफ मन्नार है और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, अगेन यहाँ तो जो आपकी 8 डिग्री चैनल है, तो ये दीज आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दीज आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, ठीक है, तो इनके बीच में भी पार्क स्ट्रेट नहीं है। पार्क स्ट्रेट इज बिटवीन गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, एंड द कंट्रीज आर इंडिया एंड ऑफ कोर्स आवर सदर्न नेबर दैट इज श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 45 says the great Indian desert lies in which part of India? Very easy, हमें सभी को पता है राजस्थान हमारा डेजर्ट स्टेट है, ठीक है। रेगिस्तान जो मरुस्थल हमारा है वो
इंडिया के वेस्टर्न साइड पर है, नॉर्थ वेस्टर्न, पहला का पहला ऑप्शन। यू रीड दिस एंड यू नो द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक मैप क्वेश्चन, मैप भी नहीं तो ऑलमोस्ट कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरीवन वुड बी एबल टू हैंडल दिस। हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट है विच इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसको कहते हैं थार डेजर्ट, जो कि आधा इंडिया में है और बाकी बचा पाकिस्तान में, इंडिया में ज्यादा है बल्कि। और जो हमारा वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया है वो है रन ऑफ कच्छ। हमारा कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया है लेह एंड लद्दाख इन कश्मीर। तो ये हमारे 3 डेजर्ट्स हैं इंडिया में। कोल्ड कहाँ पर हो गया? लेह एंड लद्दाख में। हॉट कहाँ पर हो गया? हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट भी कहते हैं, जो राजस्थान में है और इंडो पाक बॉर्डर बिल्कुल उसके बीच में से जाता है। सो यू कैन इमेजिन इंडो पाक बॉर्डर पर कितनी एक्सट्रीम जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, बट डिस्पाइट दैट BSF is always guarding the borders, so our respect for them, right? And then in the state of Gujarat we have Rann of Kutch, which is the white desert of India. फिर आता है next question number 46, and now we have completed 45, just 5 more to go. Question 46, the river which is used for inland waterways in India. We know that there are different inland waterways, ठीक है। हमारा नेशनल वाटरवे 1 है हमारी गंगा, नेशनल वाटरवे 2 आप देखेंगे हमारा ब्रह्मपुत्र सदिया से लेकर धुबरी तक, नेशनल वाटरवे 1 है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, 3 कोटापुरम से कोल्लाम तक। खैर इन्होंने पूछा है कि इनलैंड वाटरवे में से कौन सा है? लूनी नदी। लूनी नदी आपने सुना होगा, दिस इज द बिगेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, मगर ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसमें हम अब इनलैंड वाटरवे ही लगा लें, हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर लें, शिप चला लें, इतनी बड़ी नदी भी नहीं है। इनफैक्ट ये कहीं आप देखेंगे राजस्थान से निकलकर जब गुजरात में जाती है रन ऑफ कच्छ में, समवेयर ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है, ये पता भी नहीं लगता। तो लूनी नदी डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, मगर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी काफी नहीं है कि उसमें हम इनलैंड वाटरवे की तरीके से यूज कर लें। फिर आती है माही नदी, अगेन a river that joins Arabian Sea, but again not big enough, और इसको हम नेशनल वाटरवेज में यूज नहीं करते, इनलैंड वाटरवेज में यूज नहीं करते। फिर आती है गंगा, बिल्कुल इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नंबर 1 रिवर ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज नेशनल वाटरवे 1 जो है वो हमारा गंगा नदी में है। कहाँ से शुरू होता है? इलाहाबाद, विच इज ऑल्सो योर सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, ठीक है। कावेरी नदी, कावेरी में भी इनलैंड वाटरवे नहीं। आप गंगा आपका मोस्ट करेक्ट आंसर होगा, और इनलैंड वाटरवेज के लिए हम यूज करते हैं कौन सा वाटरवे? नेशनल वाटरवे 1। पेन भी थक गया है अब, चलो, बट जस्ट 4 मोर टू गो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। अ टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी ट्राइब्स आर फाउंड इन इंडिया। ट्राइब्स पर आप देखते हैं ऑन एंड ऑफ क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ठीक है। 256, 345, 594, 645। करेक्ट आंसर है 645। वैसे कोई फिक्स नंबर नहीं है क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आप देखेंगे अलग अलग सोर्सेज जो हैं अलग अलग डेटा कोट करते हैं। देयर आर सोर्सेज विच कोट मोर देन 1000 ट्राइब्स इन इंडिया, बट अगर मेजर ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें 645। अभी जो हमने रिसेंट ट्राइब्स की क्लास की थी, आपने पढ़ाई होगा मेरे साथ, कि उसमें जो है 645 ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। व्हाट इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 व्यक्ति इन इंडिया? इंडिया विच इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर यहाँ पर हम बात करें, अब अगर पॉपुलेशन की बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। इसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। नो, टोटल फर्टिलिटी रेट होती है कि अ वुमन, मतलब हाउ मेनी चिल्ड्रन अप्रोक्सीमेटली और से ऑन द एवरेज अ वुमन वुड गिव बर्थ टू, उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। इसको बोलते हैं बेसिक बर्थ रेट, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है? क्रूड बर्थ रेट और बर्थ रेट एक ही चीज है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल कितने हो रहे हैं, दैट विल बी योर क्रूड बर्थ रेट, कितने लोग पैदा हो रहे हैं पर लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड प्लेट्यू। पहले हमने पढ़ा था छोटा नागपुर प्लेट्यू, अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। आपको पता होगा झांसी की रानी के बारे में, झांसी बुंदेलखंड रीजन में आती थी,
ठीक है। इवन चंबल का कुछ एरिया जो है बुंदेलखंड और मालवा के बीच में स्प्लिट होता है, ये यूपी एमपी वाला बॉर्डर रीजन होता है। ठीक है। राजस्थान, राजस्थान तो आपको वैसे एलिमिनेट कर दो, क्योंकि राजस्थान कहाँ बुंदेलखंड का रीजन का पार्ट हो जाएगा। राजस्थान आप देखेंगे मारवाड़ प्लेट्यू, जिसको बहुत से जोग्राफर्स प्लेट्यू मानते भी नहीं है, उनको प्लेन्स में या डेजर्ट में हम मानते हैं। फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया है। राजस्थान बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, तो वन तो हटा दो। अच्छा, वन हट गया, वन हट गया, वन हट गया, तो बच गया हमारा ऑप्शन बी विच इज 2 and 3। फिर भी अगर देखें यूपी एमपी बिल्कुल बॉर्डर पर ही तो है बुंदेलखंड, तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जिसको दक्कन का पठार कहते हैं, एंड राजस्थान इज अ पार्ट ऑफ मारवाड़ प्लेट्यू। ठीक है। कई बार आप देखेंगे डेजर्ट में भी इसकी गिनती होती है, जरूरी नहीं है हर बुक में हम मारवाड़ प्लेट्यू फाइंड करेंगे, मगर डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में, ये तो बेसिक ज्योग्राफी फैक्ट है, तो आता ही होगा। तो और इतना भी पता है राजस्थान मालवा में बुंदेलखंड में नहीं आता, यू विल रीच योर करेक्ट ऑप्शन। समटाइम्स इवन से लिटिल नॉलेज इज इनफ टू क्रैक द क्वेश्चन, सो नेवर गिव होप कि मैंने बुंदेलखंड, मैंने तो नहीं पढ़ा बुंदेलखंड रीजन, क्या है क्या है, मुझसे नहीं होगा, हो जाता है। ठीक है। सो बी ब्रेव एंड डोंट बी टू इजी एंड टू क्विक टू गिव अप। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ अ हिल रिजॉर्ट एंड वेयर दे आर सिचुएटेड। तो बात करते हैं हिल स्टेशंस की, जा नहीं सकते मगर पढ़ तो सकते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं पहला दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। सेकंड डलहौजी, सबको पता है हिमाचल, घूमने फिरने आप गए होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स गए होंगे कभी। मसूरी उत्तराखंड। पहलगाम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। 1 2 3 and 4, all 4 of them are correctly matched, some of them are very common। जैसे दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में सबको पता है, वहां पर बहुत ज्यादा टी प्लांटेशंस हैं, और देखो 1 1 1 तो सब में लिखा ही है, तो पता है दार्जिलिंग तो करेक्टली मैच्ड है ही। खैर, तो वेरी इजी क्वेश्चन, हिल स्टेशंस पर बेसिक क्वेश्चन था। तो आज हमने टोटल किए हैं 50 प्रश्न हमारे भूगोल के, विच इज कॉल्ड ज्योग्राफी इन इंग्लिश। ठीक है। तो इस पूरे जो ये 50 क्वेश्चन किए हैं, इसमें यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट ट्राइब्स, एओलियन लैंडफॉर्म्स, आपके डेजर्ट कैसे बनते हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, मॉनसून, लगभग कोई ऐसी यूनिट, फिजियोग्राफिक डिविजन हो गया, वेदर एंड क्लाइमेट हो गया, आपका मूवमेंट ऑफ अर्थ हो गया, हमने कोई यूनिट बेसिकली छोड़ी नहीं है आज की क्लास में। ठीक है। तो ये हमने प्रैक्टिस किया हमारे टोटल 50 क्वेश्चन, एंड आई होप इन क्वेश्चंस के बाद में नाउ यू हैव फेयर आइडिया कि कौन से यूनिट से मैं क्वेश्चंस कंफर्टेबली हैंडल कर पा रहा हूँ, कौन से यूनिट से मैं क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पा रहा, कौन से यूनिट से मुझे और प्रेपरेशन की जरूरत है, कौन से यूनिट्स में मुझे और रिविजन की जरूरत है। राइट। सो इट्स गुड टू लर्न, बट इट इज ऑल्सो गुड टू असेस योरसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसी के साथ हम क्लास को देते हैं विराम, and I hope the class was helpful. So keep learning, keep growing, keep checking your progress, and be happy. Thank you.